जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूछा गया एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, उन सबको हमने डिस्कस किया है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपका 2024 एग्जाम में भी आए, और जो सब आसान आसान सा ऑब्जेक्टिव है जो कि पूछ सकता है, आप एक बार गौर से देख लीजिए, भूलने वाला ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है वीडियो को और समझना है कि हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे देख लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या होती है। गुणसूत्रता को हम लोग देखेंगे बाद में, पहले समझिए कि आवृतबीजी क्या होता है। आवृतबीजी एक होता है अनावृतबीजी। जब हम पौधा में देखते हैं तो एक होता है आवृतबीजी, एक होता है अनावृतबीजी। आवृतबीजी वह पौधा होता है जिसका बीज जो है ढका हुआ रहता है, और जिस पौधा का बीज नग्न होता है, जिसका बीज पर छिलका नहीं होता है, उस बीज को अनावृतबीजी पौधा, उस बीज वाले पौधा को अनावृतबीजी पौधा कहेंगे, और जिसका बीज जो है छिलका से ढका होता है उसको आवृतबीजी पौधा कहेंगे। इसमें पूछता है कि आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की जो गुणसूत्रता है वह क्या होगी। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे जब पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि जब पॉलिनेशन प्रक्रिया होने के बाद जो नया बीज का निर्माण होता है, उसके पास जो कोशिका का विभाजन होकर के 8 कोशिका बना था, उसमें से केंद्रीय कोशिका त्रिसंलयित हुआ था, यानी वो जो त्रिसंलयित होकर के भ्रूणपोष का जो निर्माण करता था तो त्रिगुणित अवस्था में होता था। तो पुष्पी पौधा का जो गुणसूत्र होगा वह, उसकी गुणसूत्रता 3n होगा, यानी त्रिगुणित होगा, त्रिसंलयन अवस्था में होता है। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं देख लीजिए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो नॉर्मल है कि 23 जोड़ा होता है, और अगर संख्या में देखें तो 46 होता है। तो आपको यहाँ पर गुणसूत्रों की जोड़ा में नहीं पूछा, गौर कीजिएगा क्वेश्चन पे क्या कहता है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर यही में कितनी जोड़ी होती है तो हम जोड़ा मारते। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 23 भी दिया हुआ है, 46 भी दिया हुआ, तो ये सही आंसर 46 होगा, क्योंकि यहाँ संख्या पूछ रहा है, जोड़ा नहीं पूछ रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन बार बार आता है, रिपीटेबल है, संभवतः है कि इस बार का भी एग्जाम में आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए जैव उर्वरक है। नील हरित शैवाल जो है वो किस प्रकार के फसल के लिए उर्वरक का काम करता है। देख लीजिए, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक यानी खाद की तरह काम करता है। तो देख लीजिए, गेहूँ सूखा का मौसम होता है, उसमें हरा शैवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा उतना, मक्का भी नहीं रहता है। चावल का जब हम लोग धान के खेत लगाते हैं तो उसमें नॉर्मली पानी रहता है, और हम लोग जानते हैं कि शैवाल जो है नील हरित जो शैवाल है ये नमी वाले स्थान पर होता है, पानी में अधिक पाया जाता है। तो चावल का खेत में है जो ये उर्वरक का काम करता है। आपने अगर कभी धान का खेत देखे होंगे, गए होंगे, तो उसमें गौर कीजिएगा, जो पानी में है ये शैवाल तैरते हुए नजर आ गया, और वही शैवाल जो है इस फसल के लिए उर्वरक का काम करता है। दूसरा देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर का क्वेश्चन कि कॉपर टी किसे रोकता है। कॉपर टी का काम क्या है, ये पूछता है कि जब महिलाओं के जनन अंग में कॉपर टी को फिट कर दिया जाता है, सेट किया जाता है, तो वो किस प्रकार से काम करता है। ये अंडे की परिपक्वता को रोकता है, कि निषेचन को रोकता है, कि अंडोत्सर्जन को रोकता है, या फिर कुछ और, या फिर ए और सी दोनों होगा। तो देख लीजिए, ये मुख्य रूप से निषेचन को रोक देता है। कॉपर टी किस प्रक्रिया को रोकता है, तो ये निषेचन को रोक देता है, यानी शुक्राणु को अंडाणु के पास जाने से रोक देता है। वहीं देख लीजिए दूसरा अगला क्वेश्चन 5 नंबर में क्या कहता है कि ग्राफियन पुटिक पाया जाता है। ग्राफियन पुटिक किस में पाया जाता है। तो हम लोग जब मादा के जनन अंग पढ़ रहे थे उसमें अंडाशय के स्ट्रक्चर में देखे थे ग्राफियन पुटिन को। तो ग्राफियन जो पुटक है ये पहला में दिया है ऑप्शन मानव के वृषण में, पौधे के अंडाशय में, यकृत में, डी में दिया है मादा के अंडाशय में। तो ये मादा के अंडाशय में पाया जाता है ग्राफियन पुटक। हम लोग पढ़े थे इसको मानव जनन चैप्टर में, जो मादा जनन अंग है उसमें पढ़े थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 6 नंबर का, निम्न में कौन समस्यात्मक जंगली घास है। वह कौन सा घास है जो कि हमारे लिए संकट उत्पन्न कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो देख लीजिए, जलकुंभी के बारे में आपने पढ़ा था। जलकुंभी जो बहुत अधिक मात्रा में बहुत तेज़ी से अपनी संख्या को वृद्धि कर देता है। तो जलकुंभी जो है हमारे लिए समस्यात्मक भी हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इसका जलकुंभी। अगला ट्रापा दिया है, एलोजा दिया है, वोल्फिया दिया है, ये सब कुछ नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर होगा जलकुंभी। अगला देख लीजिए क्या कहता है 7 नंबर पे, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। शुक्राणु जो चलता है,
क्वेश्चन कहना है शुक्राणु जो चलता है किसके द्वारा चलता है, तो शुक्राणु अपने पूंछ की सहायता से चलता है। हम शुक्राणु को 3 भागों में बांट करके दिखाता, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग, यानी पूंछ को जो तैरने में सहायता करता है, शुक्राणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहायता करता है। तो शुक्राणु का चलन किसके द्वारा होता है, तो उनके पूंछ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पूंछ के द्वारा, जो कि तंतुमय संरचना होती है। पूंछ, शुक्राणु का पूंछ की जो संरचना होती है वो कैसा होता है, तंतुमय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि निम्न में कौन अगुणित संरचना है, यानी गुणित संरचना कौन नहीं है। गुणित वह होता है जिसका जो क्रोमोसोम की संख्या है जितना होना चाहिए पूर्ण है, गुणित करके अपनी संख्या जोड़ा मिला लिया है तो कहलाता है गुणित, अगर जोड़ा नहीं मिला हुआ है तो कहलाता है अगुणित। तो देख लीजिए युग्मनज जो अंडाणु शुक्राणु मिलने के बाद बनता है, ये अगुणित नहीं, यह गुणित होता है। अंडाणु अगुणित होता है और साथ ही साथ देख लीजिए इसमें युग्मक भी गुणित होता है। यानी ऑप्शन में देखिए कैसे दिया है, ए बी सी, बी और सी, तो इसका सही आंसर बी और सी दोनों होगा, क्योंकि युग्मक और अंडाणु, युग्मक कहा जाता है अंडाणु हो या फिर शुक्राणु जो बनता है, यह उसे संलयन से पूर्व जो है ये युग्मक कहलाता है, जो कि दोनों अयुग्मित अवस्था में अगुणित रहता है। अगला क्वेश्चन है जलमग्न पौधों में रंध्र होता है, जो पौधा में जल पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है, वह पौधा जिसमें प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है उसमें रंध्र होता है, तो रंध्र इसमें नहीं होता है। जलमग्न पौधा में रंध्र नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, इसका आंसर सही सी हो जाएगा। क्या पहला ऑप्शन दिया था दोनों सतह पर, ऊपरी सतह पर, दूसरा दिया ऊपरी सतह पर, तीसरा दिया है कहीं नहीं, चौथा दिया है निचली सतह पर, तो इसका सही आंसर होगा कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराना क्या कहलाता है। शुक्राणु को जो सीधा अंडाणु में प्रवेश कराता है, यहाँ चूंकि जगह कम है तो यहाँ मैं आंसर लिख दें इसका। शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश कराने को ICSI कहा जाता है, ICSI। इसका यदि हम फुल फॉर्म देखें ICSI का, इसका होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI का यह एक प्रोसेस है जिसमें शुक्राणु के सीधे अंडाणु में प्रवेश करा दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसंकर क्रॉस का जो है फिनोटाइप क्या होता है। जब देख लीजिए हमने द्विसंकर क्रॉस करा था तो उसमें हमने देखा था कि जो इसका फिनोटाइप प्राप्त होता था वो 1:2:2:1 आया था, 1:2:2:1 आता है। इस द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप क्या आता है, 1:2:2:1 आता है। वहीं देख लीजिए अगला क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या है ना। ग्लूकोज को एल्कोहल में जब एक जैमेज नाम का एंजाइम है, जैसे ही जैमेज एंजाइम को ग्लूकोज मिला जाता है, ये एल्कोहल में बदल, इसके अणु को तोड़ करके इसको एल्कोहल में बदल देता है। ग्लूकोज के अणु को, ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या है, तो जैमेज है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। जीन का अभिव्यक्ति का जो नियम है, यानी उसका जो प्रोटीन का संश्लेषण जो करता है, जीन भाग लेता है, एमिनो अम्ल को प्रेरित करता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, उसका नियम क्या है। अभिव्यक्ति का नियंत्रण का किसके द्वारा होता है, तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि क्लास में जब चैप्टर चल रहा था, पिछला वीडियो में आपको मिल सकता है। जैसे DNA से RNA बनना, इसमें पढ़े होंगे आप लोग ट्रांसक्रिप्शन और RNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। तो जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण है, यह सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा और दूसरा जो है ट्रांसलेशन के द्वारा होता है। शॉर्टकट में समझ सकते हैं, DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। और वही यदि RNA से DNA अगर बनता है तो ये प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। रिवर्स होता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वही DNA से DNA बनना, DNA से फिर नया DNA का निर्माण होना, उसको रिप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, RNA के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है।
तो देखिए आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए की यदि हम बात करें तो आरएनए जो है यह 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट में हम लोग देखे थे एमआरएनए, दूसरा हम देखे थे टीआरएनए और तीसरा था आरआरएनए। तो ये जो टीआरएनए है ना, इसका स्ट्रक्चर को हमने देखा था कि 3 भागों में बटा हुआ था। एक था प्रारंभन, दूसरा लंबन और तीसरा था समापन। तो इसकी पोजीशन त्रिपर्णी जैसी होती है। तो टीआरएनए की जो संरचना है ये त्रिपर्णी जैसी होती है। कौन कौन होता है तो टीआरएनए का सबसे पहला है प्रारंभन, दूसरा है लंबन और तीसरा है समापन। क्वेश्चन देखिए कहता है कि डीएनए एवं आरएनए किस आधार पर एक दूसरे से समान है। तो देख लीजिए, जब हमने डीएनए आरएनए को पढ़ा था तो देखे थे इसमें कि जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड जो इसमें लगभग सब समान रहता है। ठीक है, सिर्फ अगर हम नाइट्रोजनी बेस की बात करें तो आरएनए में सिर्फ थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, नहीं तो लगभग सेम रहता है। और शुगर में इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर की जगह राइबोस शुगर आ जाता है। तो इसका न्यूक्लियोटाइड जो बंधन स्ट्रक्चर होता है लगभग समान होता है। इसीलिए डीएनए आरएनए का जो आधार है एक समान होने का वो न्यूक्लियोटाइड है। किस आधार पर एक दूसरे के समान है तो न्यूक्लियोटाइड के कारण। किसके कारण? न्यूक्लियोटाइड के कारण। ठीक है, इसी तरह से और भी इन्फॉर्मेटिव जो ऑब्जेक्टिव है अब कंटिन्यू आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। तो चूँकि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संभवतः है कि आपके एग्ज़ाम में पूछ दे, और बहुत ही इजी सा ऑब्जेक्टिव है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर नया वीडियो जब भी अपलोड हो इस प्रकार का तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।